स्टूडेंट्स, आज हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अब एक तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं और मैट्रिक्स पी एंड क्यू फाइंड आउट करते हैं जिनकी प्रोडक्ट होती है पी ए क्यू इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इस प्रोसेस के लिए हम एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन दोनों का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि गिवन मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म या कॉलम एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा टॉपिक का पहले तो रिव्यू कर लेते हैं रैंक बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन दी हुई है यहाँ पे ए मैट्रिक्स। सो हमें मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। मैं कुछ एक दो स्टेप रिवाइज कर देता हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर के। जो हमारा सेकंड लेक्चर था रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वही मेथड आप अप्लाई कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि क्या सर हम एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन कंबाइन करके लगा सकते हैं। हाँ, ज़रूर आप लगा सकते हो, थोड़ा इजी रहता है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो आपको एडवाइस दी थी कि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को यूज़ करके अगर हम रैंक फाइंड आउट करने का प्रोसेस ईज़िली समझ आते हैं तो हमारे काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। जैसे आज का टॉपिक है रो एक्लन फॉर्म का, वो आपके लिए कोई नया नहीं होगा अगर आपने वो सेकंड लेक्चर वाला प्रोसेस कन्वर्ट करना है। गिवन मैट्रिक्स का रैंक पता करना है बाय यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो वैसे ही यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे ली है। सो हमारा प्रोसेस क्या था आप याद कीजिए। हम सबसे पहले तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को देखते हैं कि क्या वो ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। अगर तो ज़ीरो एलिमेंट है तो वही प्रोसेस था कि फ़र्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो फॉलोइंग रोज़ हैं R2 या R3, उनमें से उस रो को इंटरचेंज कीजिए जिस रो के पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। एडवाइस यही थी कि अगर किसी रो के पास फर्स्ट एलिमेंट यूनिट है तो उस रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा हमें। ये तभी करना है अगर फर्स्ट रो एलिमेंट हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होगा। अगर वो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है तो अब हम जाते थे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या था कि अगर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, यूनिटी ना हो, तो यहाँ पे वैसी ही एग्जांपल है कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 3 है, ये यूनिटी नहीं है। सो इसको यूनिटी मीनिंग 1 बनाने के दो तरीके थे हमारे पास। सबसे पहले तो या तो हम इसी रो को इसी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। ये तब करेंगे अगर कहीं फॉलोइंग रो के पास फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 ना हो। बट यहाँ तो हमारा थर्ड रो के पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये बेटर रहेगा कि हम फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज कर लें। यहाँ पे हमारा प्रोसेस इजीली सॉल्व हो जाएगा कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है जो 1 बन जाएगा। अदरवाइज़ हम फर्स्ट रो को जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के साथ डिवाइड करके भी फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बना सकते हैं। लेकिन जब 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहाँ तो 1 आ जाएगा, बट बाकी रो में जैसे 5/3 हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा फर्स्ट रो में। तो ये आगे चल कर जब हम अदर सूटेबल एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे तो वहाँ पे ये फ्रैक्शंस बनी होंगी। ये फ्रैक्शन हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा लिटिल बिट टिपिकल हो जाएगा कि बार बार एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी रो के पास ऑलरेडी 1 है, जैसे यहाँ पे थर्ड रो के पास 1 था, तो हम थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी रादर देन अबव केस के अगर हम फर्स्ट रो को 3 के साथ डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर कहीं फॉलोइंग रो के पास फर्स्ट एलिमेंट 1 ना हो तो फिर तो भाई हमें फर्स्ट रो को जो एलिमेंट A11 है उसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा कि भले ही बाकी एलिमेंट्स जो हैं फ्रैक्शन बने, कैलकुलेशन टिपिकल हो, तो फिर तो कोई और प्रोसेस है ही नहीं। सिर्फ 2 ही प्रोसेस हैं। अपनी तरफ से कोई भी रो ऑपरेशन ना लगाना। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि या तो फॉलोइंग रो के पास फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, उसके साथ आप फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर लो, या कहीं फॉलोइंग रो के पास 1 नहीं है तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो भी आपका है, 3 है, -7 है, 15 है, जो भी है, तो फर्स्ट रो को उसी के साथ डिवाइड कर दो। सो ऐसे ये दोनों ऑपरेशंस के बाद जो भी सूटेबल होगा लगाने के बाद हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, जो 1 बन चुका है।
अब हमारी फर्स्ट रो क्या होगी, पाइवट रो। कई बुक्स में इसे की रो भी बोल देते हैं। ये रो की वाली रो है जो हमारी बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो याद रखना, इस पाइवट रो के ऊपर जब हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते हैं तो फर्स्ट रो ही पाइवट रो बोली जाएगी, और इस फर्स्ट रो के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। इस रो की हेल्प लेकर बाकी रोज़ में हमें, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के नीचे 0 बनाना है, तो ये सूटेबल ऑपरेशन होंगे। ये यहाँ पे ना मैंने राइट साइड पे जो वर्डिंग में आपके समझने के लिए कुछ वर्डिंग्स लिख रखी हैं, ये आप फेयर वर्क में ना कीजिएगा, आप जस्ट मैट्रिक्स और इसके सूटेबल ऑपरेशन ही राइट करें, ये आपके समझने के लिए है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या लिखा है, नाउ वी वांट टू मेक एलिमेंट 0, ऑल एलिमेंट्स 0 बिलो A11, कि A11 एलिमेंट जो हमने 1 बनाया है फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, उसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह, विद हेल्प ऑफ R1, कि जो हमारी फर्स्ट रो R1 है, पाइवट रो है, उसकी हेल्प से। सो यहाँ पे सूटेबल ऑपरेशन होंगे। सूटेबल वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये हर एक सम में फिक्स नहीं होंगे। ये आपको देख के कि कौन सा एलिमेंट सामने पड़ा है, उसके साथ कौन सा डिवाइड करने की ज़रूरत है, उसको किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, ये देखना पड़ेगा, सम के अकॉर्डिंग होगा। ये अच्छी तरह से समझ के ऑपरेशन लगाने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सम तो ईजिली सॉल्व करना आ जाता है, उनको माइंड में ये पता होता है कि कहाँ पे 1 बनाना है, कहाँ पे 0 बनाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं रिमाइंड रहता कि ऑपरेशन किस तरह से लिखने हैं। सो थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ हमारे प्रीवियस टॉपिक का, कि जिस रो के ऊपर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हम R2 और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो R2 इक्वल्स टू R2 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या R2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। R2 में से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सूटेबल एलिमेंट के साथ पाइवट रो को मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे R2 में सेकंड एलिमेंट 2 है, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका मतलब R1 के नीचे सेकंड रो में, सो हम R2 के एलिमेंट 2 में से 2 ही माइनस कर सकते हैं। वो 2 कौन देगा हमें, जहाँ पे हमने 1 बनाया था, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बनाया था, इसीलिए 1 बनाते हैं कि ईजिली हो जाए हमें कैलकुलेशन करना, कि जो भी एलिमेंट की ज़रूरत है हम मल्टीप्लाई करके वही जनरेट कर लेंगे, और सामने में से ऐड करना है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक टॉपिक आता है जहाँ पे हम डायगोनल एलिमेंट को 1 नहीं बनाते, डायरेक्टली उसी के साथ पाइवट रो मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पे होता कि अगर हम 3 की जगह 1 नहीं बनाते तो थोड़ा सा ऑपरेशन टिपिकल हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन करने का मेथड बिल्कुल सेम रहता है। जैसे यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट रो में 3 की जगह 3 ही पड़ा होता, तो हम सेकंड रो में से R2 की जगह क्या करना चाहते हैं, 0 बनाना चाहते हैं R2 में 2 की जगह। सो हम ऑपरेशन क्या लगाते, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2/3 टाइम्स R1। ध्यान दीजिए, मैं 2/3 बोल रहा हूँ। 2/3 का मीनिंग 3 के साथ 3 डिवाइड होकर अपने वहाँ पे 1 भी बन जाएगा, और साथ ही साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो 2 टाइम्स R1 होगा। 2/3 टाइम्स R1 का मीनिंग 2 ही बच जाएगा। सो वो गॉस जॉर्डन मेथड है जो अभी आगे चलकर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे अभी मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कई बुक्स में डायरेक्टली उसको बिना 1 बनाए ही सॉल्व करते हैं, लेकिन हम चलेंगे वही मेथड सेकंड चैप्टर को फॉलो करने के साथ, ताकि हमारा काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे रो एक्लन फॉर्म या नेक्स्ट चैप्टर लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में काम आएगा। कैले-हैमिल्टन थ्योरम में भी यही चैप्टर काम आएगा, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ पता करने के चैप्टर में। उसके बाद भी जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी इसी मेथड की हम हेल्प लेते हैं। सो मैं आपको यही बार बार एडवाइस कर रहा हूँ कि आप यही मेथड फॉलो कीजिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जहाँ पे हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 नॉन ज़ीरो होने के बाद 1 बनाते हैं, उसके नीचे ज़ीरोज़ बनाते हैं। सो आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो नाउ आफ्टर मेकिंग फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 एंड बिलो ऑल एलिमेंट्स 0 ऑफ A11, नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड स्टेप at A22. Now A22 element is -4, which is already non-zero. So now we no need to make it non-zero. We are going to second step. We have to make here unity element. So we have two options to make A22 is unity. Either any following row below R22 have second element 1. So we have to interchange that row with R2.
Otherwise, we have to make A22 is unity is only one process R2 into R2 by R2 over A22, कि हम R2 को A22 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे है कि R2 के नीचे किसी रो के पास यूनिट एलिमेंट नहीं है सेकंड एलिमेंट में, सो हम R2 को जो भी हमारा यहाँ पे R2 को A22 एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे -4 है तो हम -4 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो इसके बाद हमारा जो A22 है सेकंड डायगोनल एलिमेंट है वो 1 बन चुका है। इसके बाद हम टेक करेंगे सेकंड रो को पाइवट रो। इसके बाद वही प्रोसेस है, तो बार बार मैं उसे रिवाइज़ ना करूं। आई थिंक आप सेकंड लेक्चर में से वहाँ से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अब हमें सेकंड रो को पाइवट रो लेना है, उसके बिलो एंड अबव सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है बाय टेकिंग हेल्प ऑफ R2, क्योंकि बिकॉज हमारे पास यहाँ पे R2 क्या है, पाइवट रो है। सो हम वही ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में जो ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है वो लगाओ सूटेबल ऑपरेशन R3 में। इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड स्टेप पे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रो एक्लन फॉर्म को हम यहीं पे कैसे सीख सकते हैं। सो हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 बन चुका है, ओके। और अब हम जाते हैं थर्ड डायगोनल एलिमेंट के पास। थर्ड डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। सो सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम स्पेशल केस, बोला था मैंने वहाँ पे कि स्पेशल केस क्या होगा अगर आपका कोई भी डायगोनल एलिमेंट 0 है तो आपको देखना है उसके फॉलोइंग, मतलब उसके नीचे जो भी रोज़ पड़ी हैं उनमें से किसी रो को इंटरचेंज कर लेना है। वो भी उस रो को इंटरचेंज करेंगे जहाँ पे वो वाला डायगोनल एलिमेंट के नीचे कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट पड़ा हो। यहाँ पे तो कोई रो है ही नहीं इसके नीचे, तो वो स्पेशल केस था कि अगर डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो, उसके नीचे भी सभी एलिमेंट्स ऑलरेडी 0 हो, तब हम जाते हैं उसके राइट में 1 यूनिट राइट, उसी रो में 1 एलिमेंट राइट जाते हैं। जो भी वहाँ पे एलिमेंट होता है उसको हम डायगोनल एलिमेंट की तरह से ट्रीट करते हैं, मीनिंग वहाँ 1 बनाएंगे और उसके नीचे और अबव 0 बना सकते हैं। ये टॉपिक हमारा आज का मेन है, इसको मैं फर्दर भी कई एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा। हाँ, यहाँ पे थर्ड डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई रो है ही नहीं, सो हम जाते हैं राइट में, मीनिंग थर्ड रो के फोर्थ एलिमेंट पे वो भी 0 है, उसके नीचे भी कोई रो नहीं है, उसके राइट पे भी कोई एलिमेंट नहीं है। सो नाउ वी हैव टू स्टॉप आवर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब क्या करना है आपको, 0 रोज़ को छोड़ देना है। अगर तो हम रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम 0 रोज़ को डिलीट करेंगे, अगर हम कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम 0 कॉलम्स को डिलीट करेंगे। सो बाकी बचती जो भी नॉन ज़ीरो रो बचती हैं, जितनी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, वही मैट्रिक्स का रैंक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो रोज़ बचती हैं, एक तो फर्स्ट रो एक सेकंड रो। कोई रो को हम नॉन ज़ीरो कब बोलते हैं, जब उसके पास कोई ना कोई कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो। अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो होगी वो 0 रो। अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसे नॉन ज़ीरो रो बोलेंगे। सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो आफ्टर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो रो थी, तो मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 2। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हम रो और कॉलम ऑपरेशंस को लगाना चाहते हैं, तो हम वही रो और कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे इसी मैट्रिक्स पे जो हमने पहले सॉल्व की है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। So we are given a matrix A. Firstly, we have to make sure its first diagonal element is 0 or non-zero. Its first diagonal element is already non-zero, so we are going to step 2. Now we have to make first diagonal element is unity. Same process, we have 2 options. Either we have to interchange following row which have first element 1 with the first row, or if there is not unity in any following row at first place, meaning first element, then we have to divide R1 with A11. बट यहाँ पे हमारे पास A11 के नीचे थर्ड रो में 1 पड़ा है, तो हम वही ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। उसके बाद पहली रो हमारी पाइवट रो है, सो A11 के नीचे 0 बनाने के लिए सूटेबल ऑपरेशन लगाएंगे। वो आपको पहले ही बाबू एग्जाम्पल में समझा दिया गया है। हाँ जी, यहाँ पे उसके बाद जब हमने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बना लिया, उसके नीचे ज़ीरोज़ बना लिए,
अब हमने फर्स्ट कॉलम को पाइवट कॉलम समझना है, टेक करना है, और उसके राइट में ज़ीरोज़ बनाना है। A11 के राइट में देखो, अगर हम A11 के बिलो में ज़ीरोज़ बनाते हैं रोज़ में तो रो ऑपरेशन की हेल्प लगेगी। अगर हम A11 के राइट में ज़ीरोज़ बनाते हैं कॉलम्स में, सेकंड कॉलम में भी, थर्ड कॉलम में भी, फोर्थ कॉलम में भी, तो हमारे पास कॉलम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम को लेते हैं पाइवट कॉलम। बाकी प्रोसेस आपका वही सेम है। आप फर्स्ट कॉलम को अगर पाइवट कॉलम लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। हाँ, इस कॉलम की हेल्प लेकर फर्स्ट कॉलम को किसी भी सूटेबल एलिमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट हो उससे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बाकी कॉलम्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम में तो ऑलरेडी ज़ीरो पड़ा है फर्स्ट एलिमेंट, सो सेकंड कॉलम पे कोई ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कॉलम में -1 है तो वहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए 1 ऐड करने की ज़रूरत है। वो 1 ऑलरेडी हमारे पास C1 में से है, सो C3 = C1 + C3। उसके बाद हमारे पास फोर्थ कॉलम में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, सो वहाँ पे भी ऑपरेशन लगेगा। सो फोर्थ कॉलम क्या होगी, C4 = C4 माइनस, जहाँ पे अगर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे C1 को। ओके, तो इसके बाद जब हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बन चुका है, उसके बिलो और राइट में ज़ीरोज़ बन चुके हैं, बिलो और राइट में, तब हमारा यहाँ पे एक स्टेप कंप्लीट होगा। अगर हम ओनली रो ऑपरेशन लगाते हैं तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 और उसके बिलो में ज़ीरोज़ बनाने के बाद हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के कंप्लीशन के बाद अब हम जाते हैं वैसे ही सेम सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो ऑल ठीक है, अगर ज़ीरो है तो उसके नॉन ज़ीरो बनाने के लिए कोई फॉलोइंग रो इंटरचेंज करेंगे जिसके पास सेकंड एलिमेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। यहाँ पर तो हमारा सेकंड डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिटी बनाने के लिए वही दो प्रोसेस कि इसके बिलो में से अगर किसी रो के पास सेकंड एलिमेंट 1 हो, उस रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। यदि नहीं है तो हम R2 को A22 के साथ डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे -4 है, सो आई थिंक आपको ये स्टेप पता है। सो यहाँ पे A22 की जगह पे 1 बनाने के बाद अब हम टेक करेंगे सेकंड रो को पाइवट रो, उसकी हेल्प के साथ उसके बिलो में ज़ीरो बनाएंगे। ध्यान रखना सिर्फ बिलो में, क्योंकि अबव में तो ऑलरेडी ज़ीरो बन चुका है, वो तो कॉलम ऑपरेशन ने बना दिया। यही डिफरेंस है कि अब हम उसके बिलो में ज़ीरो बनाएंगे। उसके बाद उसके राइट में ज़ीरो बनाने के लिए सेकंड कॉलम को पाइवट कॉलम टेक करेंगे, सेकंड कॉलम को पाइवट कॉलम। ओके, उसके बाद उसके राइट में ज़ीरो बनाने के लिए सेकंड कॉलम की हेल्प ली जाएगी, सूटेबल ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में आप नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो, अगर हमने रो और कॉलम बोथ लगाए हैं तो या तो आप ओनली रो ऑपरेशंस से आंसर दे सकते हो कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो को के साथ हमारा रैंक आ जाएगा। यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो 2 रैंक है, या आप नॉन ज़ीरो कॉलम्स की जगह से बता सकते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट कॉलम है नॉन ज़ीरो, एक सेकंड कॉलम है नॉन ज़ीरो, सो रैंक क्या आ गया आपका 2। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं एक एग्जांपल में, जहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आता है कि फाइंड करो मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट उन तीनों की P A Q की जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल फॉर्म होगी। सो ये बच्चों की काफ़ी क्वेरीज थी आपकी स्टूडेंट्स की कि हमें ये प्रोसेस लगाने में थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आती हैं। अगर आपने प्रीवियस सेकंड एग्जांपल अच्छी तरह से समझ ली है, जिसमें मैंने आपको रो एंड कॉलम कंबाइन ऑपरेशन लगाकर दिखाया है कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे पता करते हैं, तो ये सम भी आपके लिए, ये मेथड भी आपके लिए कोई नया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छी तरह से देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर नोट कर लेना है। जैसे ये गिवन मैट्रिक्स है 4/3 की, इसमें 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेते हैं गिवन मैट्रिक्स A। उसके बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें 3 तरह की मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी। मिडिल में रखेंगे हम A, यहाँ पे A फिल करने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स की एंट्रीज वगैरह, जस्ट आप A लिखो। इसके प्री में एक मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी, इसके पोस्ट में एक मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी। हाँ, जो प्री मैट्रिक्स है, जो A के राइट हैंड साइड में A के प्री में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, वो आएगी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में A के प्री में एक प्री के मीनिंग पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे, जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 1 या
ए की रोज़ के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे ए में 4 रोज़ थी, सो इसका ऑर्डर हो गया 4/4। और एक मैट्रिक्स लेंगे हम राइट हैंड साइड में, ए के राइट में पोस्ट में, उसका ऑर्डर होगा, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर ए की नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर तो ए में 3 कॉलम्स हैं तो 3x3, अगर 4 हैं तो 4x4, 5 हैं तो 5x5। सो ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इफ़ मैट्रिक्स ए हैव m नंबर ऑफ rows, then pre-matrix is a square matrix of order m cross m, identity matrix. If A has n number of columns, then post matrix have order n cross n, identity matrix. सो इसके बाद का प्रोसेस आप अच्छी तरह से ऊपर वाले एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई नया नहीं है। आपने रो और कॉलम ऑपरेशन ही लगाने हैं, बोथ कंबाइन करके लगाने हैं। वही प्रोसेस कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को नॉन ज़ीरो बनाओ अगर ज़ीरो है, अगर नॉन ज़ीरो है तो उसकी जगह यूनिटी बनाओ, अगर यूनिटी बन चुका है या ऑलरेडी यूनिटी है तो उसके बिलो में ज़ीरोज़ बनाओ, फर्स्ट रो को पाइवट रो मानते हुए। उसके बाद जब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के बाद उसके बिलो में ज़ीरोज़ बन गया तो उसके राइट में ज़ीरो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कॉलम ऑपरेशंस की, जिसके लिए हम फर्स्ट कॉलम को लेंगे पाइवट कॉलम और उसकी हेल्प के साथ बाकी कॉलम्स में ज़ीरो बनाएंगे, जैसे अब एग्जांपल मैंने समझाया है। हाँ, एक यहाँ पे डिफरेंस है कुछ, यहाँ पे मैंने कुछ वर्डिंग में भी आपको एक्सप्रेस किया हुआ है नोट बना के, ये आपको फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप रो एंड कॉलम ऑपरेशन जो भी आते हैं वो लगाते जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को लास्ट तक सॉल्व कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। वो आइदर I3 बनती है, I2 बनती है, I4 बनती है, वो उसके डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर पे, उसके एलिमेंट्स पे। हाँ, उसके बाद जब वो फिनिश होगी लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद में आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते चलना। जिन स्टूडेंट्स को कंसेक्टिवली 2-2 मैट्रिसेस पे, 3-3 मैट्रिस पे ऑपरेशन लगाने थोड़े टिपिकल लगते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उसके बाद क्या करना है, जो रो ऑपरेशंस आपने लेफ्ट हैंड साइड पे चूज़ किए थे, जो रो ऑपरेशंस आप लेफ्ट हैंड साइड को लगाने के लिए चूज़ किए थे, माने थे, वही रो ऑपरेशंस आप राइट हैंड साइड में प्री मैट्रिक्स पे लगाएंगे, ओनली प्री मैट्रिक्स पे, बिकॉज ये हमने उनके रो के अकॉर्डिंग ली थी, ठीक है। सो जब हम राइट हैंड साइड की प्री मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन लगाएंगे उस टाइम पे हमारी पोस्ट मैट्रिक्स सेम लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है बात? जब हम जैसे यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया, ओके, उस फर्स्ट रो को पाइवट रो मान लिया, उसके नीचे 0 बनाने के लिए हम 3 रो है उसके नीचे, तीनों में नॉन ज़ीरो एलिमेंट है फर्स्ट, सो तीनों पर ऑपरेशन लगेंगे। सो इस टाइम पे हम जो ए के पोस्ट में मैट्रिक्स है वो सेम लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे I3 था तो I3 लिख लिया पोस्ट में, सिर्फ चेंज क्या होगा, आपने प्री मैट्रिक्स जो थी उस पर भी वही सूटेबल ऑपरेशन जो चूज़ किए हैं वही लगाने हैं। एम हमारा लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में, आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो भी बनती हैं बन जाने दो, कोई इशू नहीं है, बस उन पे अच्छी तरह से बिना मिस्टेक किए वही ऑपरेशन लगाने हैं जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हैं। 2 तरह के ऑपरेशन होंगे, जो आपके रो ऑपरेशन है वो प्री मैट्रिक्स पे लगेंगे, उस टाइम पे पोस्ट मैट्रिक्स सेम लिखी जाएगी। जो आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे वो आपकी पोस्ट मैट्रिक्स पे लगेंगे, पोस्ट मैट्रिक्स चेंज होगी और प्री मैट्रिक्स सेम रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम A11 की जगह 1 बनाने के बाद नीचे ज़ीरोज़ बन गए, ओके। अब हम फर्स्ट कॉलम को लेंगे पाइवट कॉलम, उसके राइट में ज़ीरोज़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पे C2 में फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो है 2, सो C2 में से 2 माइनस करने की ज़रूरत है, वो 2 हमें मिलेगा C1 से। सो हम ऑपरेशन बोलेंगे C2 = C2 - 2 टाइम्स C1, और इसी तरह से C3 पर ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे हमारी प्री मैट्रिक्स जो है वो सेम लिखी जाएगी। प्री मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे सेम लिखी जाएगी, और पोस्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारी चेंज होगी, क्योंकि अभी हमने पोस्ट मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। बहुत सिंपल सी बात है। प्री मैट्रिक्स ली थी हमने नंबर ऑफ़ रोज़ के अकॉर्डिंग, सो जो ऑपरेशन आप सोच रहे हो लेफ़्ट हैंड साइड पे लगाने के लिए रो वाले, वो प्री मैट्रिक्स पे भी लगाने हैं राइट हैंड साइड में। उस टाइम पे पोस्ट मैट्रिक्स जो भी अबव ऊपर वाले स्टेप में है वही सेम लिख दीजिए।
और पोस्ट मैट्रिक्स जो ए के राइट साइड पे थी वो हमने ली थी ए के नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग। सो जो कॉलम ऑपरेशंस आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाने की बात कर रहे हो, सोच रहे हो, चूज़ कर रहे हो, वही कॉलम ऑपरेशन आप लगाओगे राइट हैंड साइड के पोस्ट मैट्रिक्स में। इस टाइम पे हमारी प्री मैट्रिक्स जो भी अबव पड़ी थी, प्रीवियस स्टेप में पड़ी थी, वो सेम लिखी जाएगी। सो बस इतनी सी बात है, आपने लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते चलना है रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाते हुए। दोबारा से मैं एक बार बता दूं कि जो रो ऑपरेशन थे वो प्री मैट्रिक्स पे लगेंगे और जो कॉलम ऑपरेशन थे वो पोस्ट मैट्रिक्स पे लगेंगे। इसी तरह से एट लास्ट में आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी I2, I3, I4 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ ए वो आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उस टाइम पे जो भी ट्रांसफॉर्म होके कन्वर्ट होके प्री मैट्रिक्स थी वो हमारी बन जाएगी P, और जो बाद में पोस्ट में पड़ी थी मैट्रिक्स वो हमारी बन जाएगी Q। यही हमारा नॉर्मल प्रोसेस था कि P एंड Q, फाइंड मैट्रिसेस P एंड Q सच दैट P A Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर्म। सो सम क्वेश्चंस में हमारे पास वेरिफिकेशन का क्लॉज भी आ जाता है। अगर हमने वेरीफाई करना हो अपने अब प्रॉब्लम को या चेक करना हो कि क्या हमने सही सॉल्व किया है, तो हम वही जो नॉर्मलाइजेशन की इसकी डेफिनेशन थी नॉर्मल फॉर्म की कि P A Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो उसे हम चेक करेंगे। पहले हम P मैट्रिक्स रखेंगे, फिर जो A मैट्रिक्स गिवन दी है वो, उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम रखेंगे Q। सो आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट करना स्टार्ट कीजिए। पहले P और A की प्रोडक्ट करते हैं, जो उनका रिजल्ट आ जाएगा उसको पोस्ट में जो मैट्रिक्स है Q उसके साथ प्रोडक्ट कीजिए। आपकी वही मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी जो आपने प्रीवियस स्टेप पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखी थी, जहाँ पे जैसे I2 आया था तो यहाँ पे भी I2 वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की बचनी चाहिए। अगर बच रही है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से सही तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अगर नहीं बच रही तो कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक है, कोई प्लस माइनस की या कैलकुलेशन की, उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं। सो वेरिफिकेशन में P A Q इक्वल्स टू आइडेंटिटी फॉर्म आएगा, उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बची थी। हाँ जी, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में से, जिसमें था रैंक बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ये शॉर्ट आंसर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ज़्यादातर सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छी तरह से सॉल्व करना, किसी में भी कोई डाउट मत रखना, क्लियर कर लेना। जैसे यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, देखो ध्यान से, 4x3 का, 4/3 का। सो फर्स्टली जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि मैट्रिक्स का रैंक पता करने के लिए बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड सबसे पहले उसे स्केयर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स तो स्केयर है ही नहीं, इसकी लार्ज नंबर ऑफ रोज़ 4 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सो पहले ही बात तो ये, इसका रैंक किसी भी हालत में 4 नहीं हो सकता। सो सबसे पहले इसके हमें एक रो, क्योंकि एक रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है, सो टर्न बाय टर्न एक रो डिलीट करते हुए लार्जेस्ट ऑर्डर पॉसिबल के स्केयर ऑर्डर के इसके माइनर्स पता करने पड़ेंगे, फिर उन माइनर से इसके रैंक का आइडिया होगा। चलो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अंडर व्हाट कंडीशन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी लेस देन 3? मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस कब आएगा? पहली बात तो ये, हम अपने रैंक बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड को रिवाइज करते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल तब ही हो सकता है अगर मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस कहा हुआ है, 3 के इक्वल नहीं कहा। सो 3 के अगर इक्वल नहीं कहा है, 3 से लेस कहा है, दैट मीन्स इसके 3 ऑर्डर 3 के सभी माइनर्स वैनिश होते होंगे, जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता होगा, 0 आता होगा। ओके, तो हमें उसी हिंट को यूज़ करते हुए जो स्टेटमेंट वो फाइंड आउट किया गया है, हम H और K की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले हम थर्ड रो को डिलीट कर लेते हैं। थर्ड रो को डिलीट करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बच गई, एक माइनर बच गया 3x3 का। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस है, सो 3 ऑर्डर 3 का माइनर ये वैनिश होता होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करने के बाद H की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, नेक्स्ट दोबारा से हम कोई और रो, जैसे हमने 4th रो डिलीट कर दी तो भी हमारे पास 3x3 का एक माइनर बच गया, वो उसका रैंक भी
गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर 3 से लेस है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। इसके डिटर्मिनेंट को 0 को इक्वल टेक करो, जो h की अबव आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है वो फिल करो और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद 0 के इक्वल रखो, आपके पास k की वैल्यू भी आ जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि ये जो h और k की जो भी वेरिएबल्स दिए गए थे इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है अगर मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस है। अभी हम श्योर नहीं है कि मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस है, 2 है या 1 है, कितना है। तो उसके लिए फर्दर फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमने वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे h और k हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट की है वो सब्स्टिट्यूट करो गिवन मैट्रिक्स में। और अब देखो कि रैंक क्या हो सकता है। दोबारा से 4 तो हो नहीं सकता बिकॉज इसका ऑर्डर स्क्वायर नहीं है 4 क्रॉस 4 का। ओके, 3 क्रॉस 3 के माइनर वैसे ही वैनिश कर रहे हैं, हम अब डिस्कस कर चुके। सो रैंक 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें 2 क्रॉस 2 के सभी माइनर्स को टर्न बाय टर्न रफ वर्क में चेक करना पड़ेगा कि 2 क्रॉस 2 के सभी माइनर्स वैनिश हो रहे हैं, तो रैंक 2 भी नहीं हो सकता, 2 से लेस 1 होगा। अगर 2 क्रॉस 2 का कोई एक भी माइनर नॉन ज़ीरो आ गया, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है 2 क्रॉस 2 का एक माइनर नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो 2 रैंक होगा बिकॉज ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। सो यहाँ पे रैंक क्या होगा 2। इसी तरह से फर्दर एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, मैं कोई एक फॉलो करवा देता हूँ आपको सॉल्व। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो 1 1 1 है, सेकंड रो A B C, थर्ड रो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर है। हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वेयर A B C रियल नंबर्स हैं। देखो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई हमें, ये पैरामीटर की फॉर्म में है, ये अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सपोजिशन। सो हमें सभी तरह की वैल्यूज़ के लिए इनका रैंक फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले तो हम गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। सो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए या तो आप एक्सपेंड बाय रो 1 कर सकते हैं, या आप यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशंस या ओनली रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको इजी लगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप जो भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे उसको फैक्टराइज ज़रूर कर लेना। अगर एक्सपेंड बाय रो 1 करोगे तो आपको इक्वेशन की फॉर्म में आंसर आएगा, वहाँ पे फैक्टर नहीं बने होंगे। जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है कि फर्स्ट रो अगर 1 1 1 है तो हम फर्स्ट कॉलम को पाइवट कॉलम मानते हुए सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में भी 0 बना लेंगे, थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में 0 बना लेंगे। उसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा ईजी रह जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट एक्सपैंड बाय अगर रो 1 करते हैं तो 2 क्रॉस 2 का माइनर बच गया। उसके बाद में आप कुछ कॉमन आता है कॉमन लीजिए, बाकी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली एक्सपैंड बाय रो 1 करना चाहते हैं बिना 0 बनाए तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में से हमें स्प्लिट कर लेना है फॉर्म को ताकि हम पैरामीटर्स की वैल्यू का एस्टिमेट इजीली लगा सकें। मैं फैक्टराइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो चुका है हमारे पास A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो अब हम A, B, C की सभी तरह की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रैंक की डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। अगर तो हम केस 1 में देखें कि A, B, C सभी डिफरेंट हैं, ना तो A B के इक्वल है, ना B C के इक्वल है, ना C A के इक्वल है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगी बिकॉज तीनों की प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है। सो 3 नॉन ज़ीरो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो आएगी। सो A का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा नॉन ज़ीरो। उस केस में अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो जितना ऑर्डर है भाई वही रैंक है मैट्रिक्स का। यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था तो मैट्रिक्स का रैंक भी आ गया 3। अगर हम बात करें कोई 2 इक्वल है, या तो A B के इक्वल है तो पहला फैक्टर 0 हो जाएगा, उसके कारण सारी प्रोडक्ट 0। अगर B C के इक्वल है तो सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा, तब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। अगर C A के इक्वल है तब भी थर्ड फैक्टर 0 आ जाएगा, जिसके कारण हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। सो डिटर्मिनेंट 0 आने के केस में 3 क्रॉस 3 का माइनर मेन मैट्रिक्स तो हो गई वैनिश। 2 क्रॉस 2 का चेक कर लीजिए, तो सभी 0 नहीं बनते होंगे, ये आपको अच्छी तरह से चेक करना होगा। सब केसेस बना सकते हैं, आप कह सकते हैं अगर A B के इक्वल है, मैं जैसे किसी एक की बात कर रहा हूँ कि अगर A और B इक्वल हैं तो ठीक है जी, मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो आ गया नॉन ज़ीरो। सो रैंक 3 तो नहीं हो सकता, 3 से लेस होगा। उसके लिए 2 क्रॉस 2 के माइनर्स उठाने पड़ेंगे, सारे चेक करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अगर A और B इक्वल है तो यहाँ पे मैं एक माइनर ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे 1 B
और 1 सी, इसका डिटर्मिनेंट होगा सी माइनस बी। तो ये तो नॉन ज़ीरो होगा ना, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ए बी के इक्वल होने की, बाकी तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे बी सी डिफरेंट है, तो ये 2 क्रॉस 2 का माइनर क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। उसके कारण मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 के बाद 2, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेन मैट्रिक्स का रैंक 3, डिटर्मिनेंट 0 आ गया था। उसके बाद हमने 2 क्रॉस 2 का माइनर चेक किया, वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो मैट्रिक्स का रैंक 3 के बाद क्या होगा, 2। केस 3, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हैं तो मेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, रैंक 3 से लेस होगा। सभी माइनर 2 क्रॉस 2 के सभी माइनर क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे। जैसे बी सी इक्वल है तो बी सी वाला ये माइनर भी 0 हो जाएगा। टर्न बाई टर्न सारे ही 2 क्रॉस 2 के माइनर क्या हो जाएंगे, 0। उसके बाद रैंक 2 भी नहीं हो सकता, 2 के लेस क्या हो जाएगा, 1। 0 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज मेन मैट्रिक्स क्या है, 0 मैट्रिक्स नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि मैट्रिक्स का रैंक 0 तभी हो सकता है अगर वो 0 मैट्रिक्स है, अगर उसका हर एक एलिमेंट 0 है। अगर कोई एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पे सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स हैं, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं इनको। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पे 21 में डेफिनेशन दी गई हुई है कि ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू बी या बी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट टू ए कैसे कहते हैं। सो यही प्रोसेस है जो रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन के हम लगाते आ रहे हैं। अगर बी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड की जा रही है ए मैट्रिक्स के ऊपर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन लगाने के बाद, तो बी मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंट आएगी। ध्यान दीजिए, मैं जो भी आपको प्रोसेस समझा रहा था पीछे, सो हर एक स्टेप के बाद मैं एक सिंबल लगा रहा था इक्विवेलेंट। यही इक्विवेलेंट का सिंबल है कि नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो वो ए से ही, प्रीवियस मैट्रिक्स से ही प्राप्त की जा रही है कोई रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद। सो इस मैट्रिक्स को हम मेन मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का रैंक बिल्कुल सेम होता है, जितना ही मेन मैट्रिक्स का रैंक है उतना ही उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का रैंक होगा। हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेते आ रहे हैं बिकॉज मेन मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स चेक करना थोड़ा टिपिकल होता है, उसके पता नहीं चलता कि कौन सी 0 रो है कौन सी नॉन ज़ीरो, सभी नॉन ज़ीरो लगती हैं। जब हम सॉल्व करते जाते हैं तो कोई ना कोई 0 रोज बन जाती हैं, वो डिलीट करके हम इजीली चेक कर लेते हैं कि ये जी जो लास्ट वाली मैट्रिक्स बच रही है इसका रैंक इतना है, जितना उसका रैंक है उतना ही मेन मैट्रिक्स का रैंक होगा। ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ऐसी तरह से हम बोल सकते हैं अगर ए के ऊपर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशन लगाने के बाद बी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड की गई है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स बी इज़ रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। ओके, अगर if we obtained matrix B after finite number of column operations on A, then we called matrix B is column equivalent to matrix A। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा एक्लन फॉर्म का, रो एक्लन या कॉलम एक्लन। पहले हम रो एक्लन फॉर्म की बात करते हैं। ये बिल्कुल प्रीवियस मेथड ही आपका, कोई नया नहीं है, बस इसकी पहले डेफिनेशन ध्यान से समझो। फर्स्टली तो किसी मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म कब, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को, ज़रूर नहीं वो स्क्वायर ऑर्डर की हो, जो सेकंड लेक्चर की बात की गई थी कि किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, आइदर वो स्क्वायर ऑर्डर है या रेक्टेंगुलर ऑर्डर है, कोई इशू नहीं। सो हम उस मैट्रिक्स के ऊपर मेनली 3 तरह की बात करेंगे। पहले तो उसकी जो भी 0 रोज़ होंगी वो नॉन ज़ीरो रोज़ के नीचे होंगी। ओके, सेम जो हम रो ऑपरेशंस की बात करते हैं उनमें 0 रोज़ ऑब्वियसली नीचे आती हैं क्योंकि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया, उसके बाद हम उसको उसके नीचे 0 बनाते हैं। अगर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 0 होता था तो क्या करते थे, उस रो को नीचे ले जाते थे इंटरचेंज करके किसी रो के साथ जिसमें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। सो उस प्रोसेस में ये सभी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि नॉन ज़ीरो रोज़ को ऊपर लेके आना है। ओके, सेकेंड थिंग, number of zeros before first non-zero element in a row is less than the number of zeros in next row। कि किसी रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट के पहले नेक्स्ट रो में से कम होंगी। जैसे एक यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैं इसकी बात करता हूँ, सेकंड रो है जो,
उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। उससे पहले कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 हैं। नेक्स्ट रो में 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगी। सो ये स्टेप यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप रो कॉलम ऑपरेशन अच्छी तरह से रो ऑपरेशन सीखे हुए हैं तो आपको ये बिल्कुल भी टिपिकल या बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। हाँ, जो ये मैंने हाईलाइट की हुई है मैट्रिक्स, अगर हम इसको रो एक्लन फॉर्म में लेके जाना चाहें तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इसका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट देखेंगे, वो नॉन ज़ीरो है तो ओके, यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो इसकी जगह 1 बनाइए भाई, तो इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का बन गया 1। उसके बाद हम टेक करते, देखो मैं ऑरली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप फॉलो कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1 बनाने के बाद क्या करते, इसकी बिलो में ज़ीरोज़ बनाते। यहाँ पे बिलो में ऑलरेडी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, वो स्टेप भी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया, उसके नीचे ज़ीरोज़ बन गए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं सेकंड डायगोनल एलिमेंट के पास। सेकंड डायगोनल एलिमेंट 0 है, उसके नीचे देखो किसी रो में सेकंड एलिमेंट 0 ना हो, उसके साथ इंटरचेंज कर लो, बट यहाँ पे तो नीचे भी सभी जगह 0 हो। तो उसके बाद हम जाएंगे राइट में सेकंड रो के राइट में जो एलिमेंट है उसको हम सेकंड डायगोनल एलिमेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। जो काम हमने सेकंड डायगोनल एलिमेंट पर करना था वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको नॉन ज़ीरो है तो ठीक है, इसकी जगह 1 बनाओ, इसकी नीचे ज़ीरोज़ बनाओ। सो वही प्रोसेस है, इसी में आपका सारा काम फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद क्या है थर्ड नंबर पर, कि जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, इफ़ R1 R2 आर नॉन ज़ीरो रोज़ ऑफ A, देन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन दीज रो इज़ 1। यही बात मैं आज कर रहा था कि कई बुक्स में या किसी मेथड में, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड है, उसमें डायगोनल एलिमेंट को बिना 1 बनाए आपको रैंक या रो ऑपरेशंस सॉल्व करने सिखाए गए हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको करवा रहा था, इस मेथड की एडवाइस दे रहा था कि आपको एट द टाइम भले ही आपको थोड़ा बहुत टिपिकल लगे, लेकिन आगे चल के इस तरह से समझ लीजिए कि हमें टर्न बाय टर्न किसी चैप्टर में नए रूल्स नए मेथड्स ना सीखने पड़े। हम पहले ही इस तरह से समझ के चलते हैं ताकि हमें फर्दर चैप्टर्स में फर्दर मेथड्स में वो ईजी रहे। तो हम ये बात तो ऑलरेडी कर चुके थर्ड, बिकॉज हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हम उसको 1 बनाते थे, सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते थे, उसके बाद जो भी डायगोनल एलिमेंट होता था उसको हम 1 बना के आगे चलते थे। यही थर्ड क्लॉज है जो एक्लन फॉर्म का, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो उसके बाद जैसे हमारी ये फोर्थ एग्जांपल है, या उसके बाद वाले एग्जांपल को मैं समझा देता हूँ। चलो पहले फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे है जो उसके बात करते हैं। इसमें क्या है, रो एक्लन फॉर्म के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, उसका रैंक देखना है। सो सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट चेक करो क्या है, ये 0 है तो उसकी जगह नॉन ज़ीरो बनाना होगा। नॉन ज़ीरो किस तरह से बनेगा, इसके नीचे देखो किसी रो में 1 हो फर्स्ट एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे इसके नीचे थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। अब हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या बन गया, 1। अब हम फर्स्ट रो को पाइवट रो ले सकते हैं। पाइवट रो आने के बाद अब हम फर्स्ट रो के नीचे ज़ीरोज़ बनाएंगे। बाकी प्रोसेस आपको इजीली आता है, आप लगा सकते हो। सो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। ये भी बिल्कुल सेम ही है, अब एग्जांपल ही आपकी सॉल्व की गई है, आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत चेंज है। इसमें क्या है, फिफ्थ एग्जांपल में देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है, 0। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। आइदर हम किसी फॉलोइंग रो को इंटरचेंज कर सकते हैं जिसके पास फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। यहाँ पे तो कोई नॉन ज़ीरो रो, फर्स्ट एलिमेंट वाली नॉन ज़ीरो रो है ही नहीं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वाली कोई रो है ही नहीं। ओके, सो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 है, उसके बिलो में भी 0 है। सो इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास कोई भी रो ऑपरेशन नहीं है, तो हम चलेंगे इसके राइट में। मैं आपको सेकंड लेक्चर से बताता आ रहा हूँ कि अच्छी तरह से ये मेथड समझ लो, ये स्पेशल केस है, ये आपको बार बार प्रॉब्लम देगा अगर नहीं समझे। ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, शुरू में भी, सेकंड स्टेप में भी, थर्ड में भी, कहीं पे भी। यहाँ पे शुरू में ही लग गया,
तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट भी ज़ीरो है, उसके नीचे भी ज़ीरो है। सो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को तो जी हम नॉन ज़ीरो नहीं बना सकते, 1 नहीं बना सकते। तो हम उसके बाद चलेंगे राइट में। जो भी फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है उसको डायगोनल एलिमेंट की तरह से ट्रीट करो। जो भी काम आपको फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के ऊपर करना था वो अब इस पे अप्लाई होगा। तो ठीक है, ये एलिमेंट हमारा जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है, ओके। ये यूनिटी भी है, ओके। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट रो को क्या करेंगे, पाइवट रो मानेंगे, उसके नीचे ज़ीरोज़ बनाएंगे। उसके बाद जब हम फर्स्ट रो के इस एलिमेंट की पर 1 के नीचे ज़ीरोज़ बना चुके, तब हम जाएंगे रूल्स के अकॉर्डिंग इस रो से नेक्स्ट रो में नेक्स्ट एंट्री पे, मीनिंग यहाँ पे क्योंकि हमने इस एलिमेंट को A11 की तरह से ट्रीट किया है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट समझा है। सो अगर ये हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है तो नेक्स्ट रो में नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा होगा सेकंड डायगोनल एलिमेंट। बट ये तो ज़ीरो है, ओके। इसे नॉन ज़ीरो बनाने के लिए नीचे देखो किसी रो के पास सभी जगह पर ज़ीरो है। तो अब भी हम इसके राइट में जाएंगे। इसके राइट में जो एलिमेंट होगा उसको हम ट्रीट करेंगे सेकेंड डायगोनल एलिमेंट, ओके। ये ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, ओके। ये ऑलरेडी यूनिटी है। तो इस रो को हम टेक करेंगे पाइवट रो और इसके बाद इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाएंगे। जहाँ पे 3 है, 2 है, सूटेबल ऑपरेशन लगाओ, ठीक है जी। तो हमारा सेकेंड डायगोनल एलिमेंट भी 1 बन चुका, उसके नीचे 0 बन चुके। उसके बाद क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप पे आएंगे जो हमारा इस रो के नेक्स्ट रो में नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जो यहाँ पे क्या है, A33 की जगह पे क्या आ रहा है, 0। तो उसके बिलो में देखो किसी मैट्रिक्स में भी किसी रो में भी इसके बिलो में नॉन ज़ीरो नहीं है, तो इसे भी हम डायरेक्टली नॉन ज़ीरो नहीं बना सकते रो ऑपरेशन की हेल्प से। सो हमें जाना पड़ेगा इसके राइट में। इसके राइट में जो भी एलिमेंट है तो अब हम उसे A33 की तरह से ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, 1। तो ठीक है जी, इस 1 को ऑलरेडी यूनिटी है, नॉन ज़ीरो, इसके बिलो में 0 बनाना है। तो बिलो में 0 बनाने के लिए आपने सूटेबल ऑपरेशन लगा दिया कि इस रो को थर्ड रो को फोर्थ रो में जस्ट ऐड कर दो तो आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। सो इसके बाद हमारा क्या हो गया, रो ऑपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हमारी 0 रो डिलीट करते हुए 3 नॉन ज़ीरो रो बची हैं, तो गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, 3। इसी तरह से कुछ फॉलोइंग एग्जांपल्स है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मैं लास्ट में बात करता हूँ कॉलम एक्लन की। बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है जो रो की ऑपरेशंस की बात की थी, वहाँ पे अभी हम कॉलम वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं ऑरली रिवाइज करवा देता हूँ इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली कि जैसे हमारा फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो था वो है अगर 0, तो हम किसी फॉलोइंग कॉलम को इंटरचेंज करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ओके। नॉन ज़ीरो आने के बाद अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को यूनिटी बनाना है, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो किसी राइट में पड़ी हुई कॉलम में जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 हो उसको फर्स्ट कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर राइट में किसी भी कॉलम के पास फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है तो हमें फर्स्ट कॉलम को, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कॉलम को उसी एलिमेंट के साथ डिवाइड कर देना है जो A11 की जगह पे पड़ा है। पहले हम रो को डिवाइड करते थे, अभी हमने कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो हम कॉलम को डिवाइड करेंगे। जब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया तो हम फर्स्ट कॉलम को क्या लेंगे, पाइवट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 1 के राइट में 0 बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम की हेल्प लेनी पड़ेगी, सूटेबल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सूटेबल मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी कॉलम्स में। बिल्कुल वही प्रोसेस है। सो लास्ट में 0 कॉलम्स को छोड़ के नॉन ज़ीरो कॉलम्स मैट्रिक्स का रैंक बता देंगे। एक सम मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड के साथ किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स या होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पता किया हुआ है। ये बिल्कुल प्रीवियस स्टेप ही है। सो लेफ्ट साइड में जो है मैट्रिक्स ए टेक करो, उसके रोज़ के अकॉर्डिंग, या राइट साइड में आप एक प्री मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे। जैसे यहाँ पे 3 रो थी तो 3x3 की प्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। यहाँ पे ओनली रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं। सो रो ऑपरेशन लगाओ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लग रहे हैं मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और राइट साइड पे भी वही ऑपरेशन लगाते चलिए। लास्ट में जब आपकी मेन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी, सो राइट हैंड साइड पे जो भी मैट्रिक्स आ जाएगी वो आपकी ए का मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा।
अगर वेरीफाई करना है तो आप या तो ए इनवर्स इंटू ए करके आइडेंटिटी शो कर दीजिए या ए इंटू ए इनवर्स करके आइडेंटिटी शो कर दीजिए। सो दोनों के प्रोडक्ट आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रही है। यस, ए इनवर्स वेरीफाई हो चुका है और इसमें जो भी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं उससे मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने मैट्रिक्स का नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का बाय मैट्रिक्स मेथड सोल्यूशन पता करना है तो हम टेक करेंगे कि हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या टेक किया था, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में टेक किया था। उसके बाद हम ए जो प्री मैट्रिक्स है लेफ़्ट साइड पे है, जो ए प्री मैट्रिक्स वो राइट हैंड साइड पे भी जाके प्री मैट्रिक्स होगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे था हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी, सो ए है जो हमारा राइट हैंड साइड पे जाके भी प्री मैट्रिक्स ही बचेगी, बस उसका इन्वर्स हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो जो हमने ए इनवर्स पता किया है अभी अब में वो फिल करो पहले, और उसके बाद जो बी था कांस्टेंट वेक्टर हमारा मेन स्टेटमेंट में गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड थी उसे टेक करो, इन दोनों के प्रोडक्ट करो, आपके गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के वेरिएबल वेक्टर की या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएगी। सो ये था मैट्रिक्स मेथड, ये हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक भी था। सो मेनली आज हमने एकलन फॉर्म के बारे में, रो एकलन कॉलम एकलन फॉर्म के बारे में सीखा है जो हमारा प्रीवियस मेथड ही था। इसी के साथ हमारा रैंक का चैप्टर है जो वो फिनिश होता है। सो इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको जो हमने पैरामीटर्स वाले सम बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट उनमें से शॉर्ट आंसर या ये जो रो ऑपरेशंस का टॉपिक था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सेकंड लेक्चर वाले मेथड को दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है वो बनाइए, वो मेथड आपका बार बार यूज़फुल होगा। अपनी तरफ से कॉलम्स के ऑपरेशंस ना लगाइए, सिर्फ उन्हीं सम्स में कॉलम ऑपरेशन लगाएं जिनमें कॉलम रैंक या कॉलम एकलन फॉर्म की बात की हुई है या पी ए क्यू इक्वल्स टू आइडेंटिटी वो नॉर्मल वाली। अदरवाइज़ मेरी एडवाइस यही है कि आप कॉलम ऑपरेशन किसी समय भी ना लगाइए, सिर्फ रो ऑपरेशन वाले प्रोसेस को अच्छी तरह से समझिए ताकि हमारे नेक्स्ट फॉलोइंग टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके।